आईएमएफ की फंडिंग पर बोले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आईएमएफ पाकिस्तान को फंड देना बंद करे, आईएमएफ अपने फैसले पर विचार करे। मदद के पैसे आतंकियों पर खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। और वहीं भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि यह सिंदूर सौंदर्य नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। आतंकवाद के खिलाफ राम के आदर्शों का प्रण लिया गया है। दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं रखेंगे। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। बड़ा बयान भी दिया है राजनाथ सिंह ने। आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा।
आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि भारत ने अभी पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा हुआ है। प्रोबेशन पीरियड चल रहा है ये पाकिस्तान का। ट्रेलर दिखाया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, पिक्चर अभी बाकी है। ब्रह्मोस मिसाइल पर बोले राजनाथ सिंह, ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी। पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए, रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाया, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी दोनों बदल चुकी है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। और आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयरबेस पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तान के 11 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए। आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के शहरों को निशाना बनाने की हिमाकत की। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद 9 से 10 मई की रात भारत ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की जिसे पड़ोसी मुल्क कभी नहीं भूल पाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर ब्रह्मोस से हमला कर दिया। इस हमले में 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में पाकिस्तान का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया। जानकारी के मुताबिक वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड से मिसाइलें दागी गई। इस हमले में सिंध के एयरबेस पर कई ड्रोन तबाह किए गए। साथ ही एयरबोर्न, अर्ली वार्निंग एंड एडवांस एयरक्राफ्ट को भी नष्ट कर दिया गया। सीडीएस और एनएसए की अगुवाई में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ब्रह्मोस मीडियम रेंज स्टेल्थ मिसाइल है और इसे दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल का तमगा हासिल है। ऐसे में ब्रह्मोस के हमले से पाकिस्तान करहाने लगा, घुटनों पर आ गया और दुनिया के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। और वहीं पाकिस्तान के एक पूर्व एयर मार्शल ने ब्रह्मोस के हमले से पाकिस्तान में हुए भारी नुकसान की पुष्टि कर दी है। उनका दावा है कि पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर भारत ने 4 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में पराक्रम की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो हिंद के वीरों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, रावलपिंडी तक घुसकर मारा। नाना करते अब पाकिस्तान ये मानने लगा है कि भारत ने उसे ऐसा जख्म दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। इधर जंग चिल्लाने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान के परमाणु बम दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जिन्ना लैंड में एटमी जखीरा सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप देखिए पूरी खबर। पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का मंत्री, पाकिस्तानी सेना के जनरल, पाकिस्तानी सिरफिरे और जिहादी बयान बहादुर दिन रात एटम बम रटते हैं, एटम बम से जंग की धौंस जमाते हैं। उनकी सी एटम बम पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी परमाणु प्रोग्राम का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुल गया है। अचानक ये चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तान के एटम बम पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार जखीरा सुरक्षित हाथों में नहीं है। पाकिस्तान के एटमी हथियार IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिए जाने चाहिए। पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार
और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। और पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम वहां के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान की चुराई गई तकनीक से शुरू हुआ था, जिसे लोग चोरी का परमाणु कार्यक्रम कहते हैं। अब इसी से बने परमाणु बम के चोरी होने का खतरा मंडरा रहा है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के शहर शहर सीक्रेट परमाणु सेंटर बनाए गए हैं। ये एटम बम पाकिस्तान के गली मोहल्ले में पलने वाले आतंकियों के हाथ किसी भी दिन लग जाए तो हैरानी की बात नहीं है। इस खतरे की आशंका भारत ही नहीं, अमेरिका भी कई बार जता चुका है। पाकिस्तान की आर्मी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पालती है। एक बार एटम बम हाथ लगने के बाद ये जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के आतंकी तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तानी लालचियों से भी है, जो एटम बम बनाने का फॉर्मूला भी बेच सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का परमाणु जखीरा बेहद संवेदनशील और असुरक्षित हाथों में है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कई आतंकी भी इन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने TTP के हमले को नाकाम किया गया था। TTP के 9 लड़ाकों ने एटमी हथियारों पर कब्जे का खौफनाक प्लान बनाया था। कराची के मसरूर एयरबेस पर TTP की साजिश सामने आई थी। मसरूर एयरबेस पर ही एटम बम रखे गए तो कई परमाणु वैज्ञानिक पिछले 4 महीने से गायब हैं। पाकिस्तान में इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देश के पास 170 एटमी हथियार हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब ये हथियार महफूज हैं? क्योंकि भारत, अमेरिका और इजराइल के बाद यूरोप के कई देशों ने पाकिस्तानी एटमी हथियार को खतरा बताया। जिस परमाणु बम के दम पर पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आवाम पिछले कई दिनों से कूद रही थी, अब उसी पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि उसका परमाणु बम छिन ना जाए। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े देश पाकिस्तान को एटमी हथियारों पर अलर्ट कर चुके हैं और दुनिया पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा मानती है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों को डर है कि पाकिस्तान के परमाणु बम लश्कर TTP के हाथों में जा सकते हैं। 9/11 हमले के बाद से अमेरिका की सोच भी बदल गई है और अमेरिका पाकिस्तान के एटमी बम को US की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और पाकिस्तानी कंपनीज पर बैन भी लगा चुका है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसके एटमी हथियारों पर आतंक की परछाई है। बीते दिनों एक के बाद एक ऐसी कई रिपोर्ट्स आई। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भुज की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और सैनिकों को वो अपने हाथ से देखिए मिठाई खिला रहे हैं। और देखिए किस तरह से सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि कल जब बदामी बाग कैंट भी पहुंचे थे, तब वहां पर भी कुछ यही अंदाज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नजर आया। तमाम जवानों से, सैनिकों से, अधिकारियों से मुलाकात की थी और सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए थे। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वो भुज पहुंचे हुए हैं, वहां पर अभी कुछ देर पहले क्या कहा गया उनकी तरफ से तो हमने आपको सुनाया और पाकिस्तान को कैसे वार्न भी किया गया। और अब ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने तमाम सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भुज से है और ये देखिए एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीरें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने हाथों से ही तमाम जो सैनिक हैं उनको मिठाई खिला रहे हैं। तो भुज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरह से जवानों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रंट पर जाकर हमारे वो जवान जो हमेशा देश की रक्षा में तत्पर रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई कैसे की जा रही है, उनको मिठाई खिलाते हुए राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। भुज से ये तस्वीरें आपने देखी। और भारत के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान की अकड़ अभी ढीली नहीं हुई। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। देखिए ये रिपोर्ट।
शर्मनाक हार के बाद भी पापी पाकिस्तान की हेकड़ी नहीं निकली। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बताकर फिर प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है। अब मुनीर के इस प्यादे ने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच है। इसमें 3 देश शामिल हैं। और वहीं पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधा और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान से अब सिर्फ और सिर्फ POK पर बात होगी। पाकिस्तान से बात में तीसरे देश का कोई दखल नहीं। कश्मीर का ये खूबसूरत हिस्सा जो छूट गया था 7 दशक पहले, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार का वो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का अवैध आधिपत्य है, जन्नत के उस टुकड़े को अब वापस लाने की तैयारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को POK पर दो टूक जवाब दिया है। Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. 75 बरस पहले देश का एक खूबसूरत हिस्सा जो छूट गया था, उसे वापस लाने की इच्छा लोगों की भी है और सरकार की भी। अब हर कोई POK की घर वापसी चाहता है। हर एक हिंदुस्तानी की हसरत संपूर्ण कश्मीर देखना है। कश्मीर के सीने पर पड़ी लकीर को मिटाकर अखंड कश्मीर बनाने की चाहत हर किसी के मन में है। तो सरकार भी अब पाकिस्तान से दो टूक कह रही है कि अब कश्मीर पर कोई पैतरा चलेगा नहीं। बात अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ POK पर। और कान खोलकर सुने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, POK भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से पाकिस्तान अब तक बिलबिला रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत छाती पीट रही है। देखिए पाकिस्तान के एक और झूठ का पर्दाफाश। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान कर्रा रहा है, हिंदुस्तानी फौज के प्रहार से बिलबिला रहा है और झूठ का मरहम लगाकर अपने जख्मों को छिपा रहा है। पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्री इशाक डार का झूठ भी हमने डिकोड किया। उन्होंने द डेली टेलीग्राफ अखबार का हवाला देकर झूठा दावा किया था। इशाक डार ने AI जेनरेटिक खबर के हवाले से बात कही थी। झूठ पर झूठ बोलने वाले पाकिस्तान में तबाही की इन तस्वीरों को भी देख लेना चाहिए, जिसकी स्क्रिप्ट भारत के शूरवीरों ने लिखी है। देखिए भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयरबेस की तस्वीरें तबाही की सामने आई, जिसमें पाकिस्तान के 3 एयरबेस में तबाही साफ दिख रही है। पहली हाई क्वालिटी तस्वीर पाकिस्तान के जैकोबाबाद में शहबाज एयरबेस की है। इसमें भारत की एयर स्ट्राइक में एयरबेस के एक बड़े हिस्से को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की है। इसमें भी एयरबेस को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। जबकि तीसरी तस्वीर पाकिस्तान के सुक्कूर एयरबेस की है। यहाँ भी भारत की मिसाइल ने काफी नुकसान पहुँचाया है। इधर भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की बात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पलट गए। ट्रंप अब क्या बोल रहे हैं, यह अब आप सुन लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही बयान से पलट गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर होने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने सीजफायर करवाया, फिर उन्होंने कहा कि ट्रेड बंद करने की धमकी दी और उसके बाद भारत पाकिस्तान ने सीजफायर किया, कभी न्यूक्लियर वाला एंगल लाया। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका साबित करने की कोशिश की, 3 बार भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा करने वाले ट्रंप अब कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ समस्या सुलझाने की कोशिश की है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन की नई साजिश सामने आई है। बंगाल की खाड़ी में चीन के जासूसी जहाज की मूवमेंट सावधान करने वाली है। विस्तारवादी ड्रैगन की हिमाकतों का दौर जारी है और चीन इस बार सबूत के साथ पकड़ा गया। चीन ने हिंदुस्तान की नाक के नीचे जासूसी की कोशिश की है। पाकिस्तान के आका चीन का जासूसी जहाज अब बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है। चीन का ये जासूसी जहाज श्रीलंका के दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। चीन का यांग हाउ स्पाई शिप सैन्य अभियानों के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कुख्यात है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बंगाल की खाड़ी में चीन के जासूसी जहाज की मूवमेंट बेहद संवेदनशील मामला है। चीन का ये डांग यांग हाउ जासूसी जहाज श्रीलंका की तरफ जाता दिख रहा है। मलक्का स्ट्रेट से श्रीलंका की तरफ इस जासूसी जहाज का रूट देखा गया। चीन का ये जासूसी जहाज मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है, तो पनडुब्बियों की रीडिंग पकड़ने की क्षमता भी इस जहाज में मौजूद है। इसके अलावा इस जासूसी जहाज से समुद्री तल का नक्शा बनाना भी संभव है। बड़ी बात यह है कि डांग यांग याहो जासूसी जहाज को चीन फ्लोटिंग लैब कहता है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान झड़प के वक्त दगाबाजी करने वाला चीन स्पाई शिप के जरिए क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? क्या चीन के दिमाग में कोई साजिश तैर रही है? तो आतंकी मुल्क पाकिस्तान के 3 भाईजान चीन, तुर्की और अजरबैजान, इन देशों का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने अब एक्सपोज हो गया है। यही वजह है कि भारत अब इन देशों को सबक सिखा रहा है। तुर्की के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। क्या है वो, आप रिपोर्ट में देखिए।
भारत की ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उनके भाईजान तुर्की के भी होश फाख्ता हो गए हैं। सुपर पावर हिंदुस्तान की सैन्य धमक जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक फैल चुकी है। पूरी दुनिया को मैसेज क्लियर हो गया है कि ये 2025 का भारत है, जिससे वैर लेने का मतलब सर्वनाश। वहीं आतंकवाद की लड़ाई में भारत की पीठ में खंजर घोंपने वाले जिहादी एर्दोआन को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को हथियार देने वाले तुर्की का भारत में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बॉयकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS के आदेश के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। तुर्की की ये कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सेलेबी ग्रुप का हिस्सा है। ये मुंबई, दिल्ली, कोची, कुन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे 9 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाएं देती थी। और भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई में तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना महंगा पड़ रहा है। मुंबई के कारोबारियों ने भी तुर्की से मार्बल ना खरीदने का फैसला लिया है। कितना विरोध है यहाँ पर व्यापारियों में? देखिए, व्यापारियों में तो बहुत विरोध है। अब जैसे हम लोगों को पता चला है कि APMC ने जो एप्पल आते थे वहाँ से वो बंद किए हैं। हम लोग की भी मीटिंग हुई है कि हम भी अभी टर्की का विरोध करेंगे ताकि टर्की से व्यापार ना हो, उनको कोई तरीके का फ़ायदा न मिले हमसे। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश का माल हमको लेना है और कौन से देश को हमको विकसित करना है। यदि उसने एकदम ओपनली पाकिस्तान को समर्थन किया है, जिसमें पाकिस्तान का आई डोंट थिंक कि कोई रोल होता है टर्की में इतना बिजनेस का। यहाँ 140 करोड़ की आबादी के साथ में हम लोग जितना प्ले करते हैं उसके सामने 10% भी बिजनेस टैक नहीं होगा पाकिस्तान का, तो भी वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। आप जापानीज से सीखो। जब US ने हमला किया था तो हर जापानीज बोलता था मैं अमेरिकन माल नहीं खरीदूंगा। तो खाली सब सरकार पे मत छोड़ो, खुद अपने पे भी देशवासी लाओ, नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी लाओ, फिर काम हो। व्यापार बाद में, पहले देश है। इसका साफ तौर पर कहना है कि कस्टमर्स को भी अब तुर्की का जो मार्बल है उसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर मार्बल नहीं खरीदेंगे तो ये मार्बल इंपोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा और जैसे कम होगा इसका सीधा असर तुर्की के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और वहीं दिल्ली के स्टोन कारोबारियों ने टर्किश स्टोन तोड़कर तुर्की के बहिष्कार का ऐलान किया। देखिए TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग जो टाइल्स है उसको तोड़ के एक विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और वो विरोध प्रदर्शन ये बता रहा है कि जो टर्किश वाला जो पूरा का पूरा माल है वो देखिए, ये पूरा का पूरा ये लोग अपने जो टूटे हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे तोड़ रहे हैं। ये दिल्ली के राजा गार्डन, रजौरी गार्डन इलाके के व्यापारी हैं। ये वो व्यापारी हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में ये दिखा रहा है कि मार्बल तोड़ के ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में तुर्किश के जो लोगों ने जो ड्रोन तमाम तरह के इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई किया है वो सब में करते हुए टर्की हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे ये तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में इस तरीके से तुर्की हाय हाय के नारे लग रहे हैं। और तुर्की से मार्बल आयात नहीं करने का दिल्ली के व्यापारियों ने फैसला किया है। इससे तुर्की को नुकसान कितना होगा ये भी जानिए। के लिए राजा गार्डन, जॉर्जी गार्डन एक ऐसा इलाका है जो टाइल्स और मार्बल्स का बड़ा हब है। प्रवीण सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके के यहाँ पे सामान आते हैं और उसकी कितनी डिमांड है? सर, हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख मीट्रिक टन पूरे भारत के अंदर अभी मार्बल आयात हो रहा है और उसमें टर्की से बहुत बड़ी तादाद में 70% मार्बल करीबन 10 लाख मीट्रिक टन अगर अमाउंट में देखा जाए तो 2000 से 2500 करोड़ का वो सालाना आयात होता है। रेगुलर सब जगह से आता है, चाहे वो टर्की के अलावा यूरोप से भी है, इटली से भी है, पोर्चुगल से भी है। वो तो पत्थर रेगुलर आ रहा है, लेकिन इसको रोकना जो है वो अभी धीरे धीरे करके रुकेगा। लोगों के पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक निकलेगा, नया माल नहीं मंगाएंगे। तो ये जब नया माल नहीं मंगाने का फैसला हो गया है तो इसमें समय थोड़ा सा लग सकता है। और देखिए खबर बड़बोले नेताओं की। मध्य प्रदेश से क्या खबर है? यहां पर डिप्टी सीएम का एक विवादित बयान सामने आ गया है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जगदीश देवड़ा ने कहा है कि सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। एक कार्यक्रम में देवड़ा ने कहा कि देश प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। सुनिए।
और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो एमपी के डिप्टी सीएम की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश की सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। ये दूसरा विवादित बयान है जो मध्य प्रदेश से अभी सामने आया है, क्योंकि इससे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था वो मामला वैसे ही तूल पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश के जो सरकार के मंत्री हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विजय शाह उनका नाम है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और अब एक और विवादित बयान मध्य प्रदेश से आया और इस बार डिप्टी सीएम की तरफ से आया है। डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जगदीश देवड़ा ने यह कहा है सेना को लेकर कि देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। सुनिए। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा। और शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। शुभम, ये हो क्या रहा है? एमपी से अजब गजब बयान आ रहे हैं, विवादित बयानों की झड़ी लगी हुई है और सरकार में बैठे मंत्री, डिप्टी सीएम इस तरह के बयान दे रहे हैं सेना को लेकर। अभी विजय शाह का जो विवादित बयान है वो मामला ठंडा भी नहीं पड़ा और डिप्टी सीएम देवड़ा कह रहे हैं कि सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। बिल्कुल, इससे ज्यादा और विवादित बयान कुछ नहीं हो सकता। पहले मंत्री विजय शाह इतना विवादित जो माफी थी उसको भी अगर आप देखें तो हंसी मजाक के साथ माफी थी। कह रहे थे कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो माफी मांगते, उसमें वो शर्म, हया और दुख नहीं था। और अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि सारा देश और सारी सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है, तो इससे विवादित बयान कुछ नहीं हो सकता। मगर बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश सरकार ना तो इन मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है, ना मध्य प्रदेश का या जो बीजेपी का संगठन है वो किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रहा है। सिर्फ माफ़ी से इस बार काम चलने वाला नहीं है। सारा देश इन बयानों से काफ़ी निराश है, काफ़ी दुखी है और काफ़ी आक्रोशित भी है। विजय शाह के मामले में आप देखिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि एफआईआर करो। उसके बाद जब मध्य प्रदेश की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई तो पुलिस फटकार लगाई, कहा कि ये कोई एफआईआर है, ये तो आसानी से रद्द की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी देखी, उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। क्या यहाँ पर भी सिर्फ माफी से ही काम चलेगा या फिर मंत्री यही कह देंगे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरी भावनाएं ऐसी नहीं थी, मैं तो कुछ और कहना चाहता था। बिल्कुल सही बात है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर तो न सिर्फ विवादित बल्कि शर्मनाक बयान दिया गया था विजय शाह की तरफ से और उनके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि जबलपुर हाईकोर्ट का इतना सख्त रुख सामने आया था, गटर छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल इससे बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। और अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सेना देश की नतमस्तक है प्रधानमंत्री के आगे। एक बार फिर यह बयान सुनिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है
उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। और वहीं इससे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान दिया गया, इसके विरोध में आज भोपाल में कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया और साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन देकर मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की। कर्नल सोफिया कुरैशी जी प्रतिदिन वक्तव्य देती थी, क्या वो और उनके कैबिनेट का मंत्री है? मैं माननीय मोहन यादव जी से पूछना चाहूँगा, क्या वो सहमत है विजय शाह जी के बयान से? अगर सहमत है तो फिर वो उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको कोई भी शर्म बची है माननीय मोहन यादव जी में, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए है कि मोहन यादव जी का कैबिनेट है, उनका मंत्री है जिसने ये बयान दिया है और पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। अधिकार बचा है सीएम साहब के पास। एक बार हम चाहेंगे, आपने ये जो काला एप्रन पहनकर आए हैं, इस पर क्या लिखा है? गंदी भाषा, गंदे बोल, भाजपा के मन में सेना के लिए चोर। ये एप्रन पहनकर आए हैं कांग्रेस के तमाम विधायक और यही मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की सख्त से सख्त जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम राज्यपाल से उम्मीद करते हैं कि वो मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष। TV9 संवाददाता ने कांग्रेस के आदिवासी विधायक सुनील उइके से बात की, जिन्होंने मंत्री विजय शाह के सामाजिक बहिष्कार की बात कही। हमारा जो समाज है, आदिवासी संस्कृति जो चलती है, वो मातृ शक्ति से चलती है। हमारे समाज में माता को और हर प्रकार के मतलब महिला को पूजा जाता है। उसका उन्होंने जो अपमान तो किया ही किया है, तो ये जो बर्खास्त करने तक और जेल जाने तक नहीं, समाज के अंदर ये आक्रोश है कि उन्होंने सिर्फ प्रदेश या देश की सेना को बदनाम नहीं किया, वरन पूरे आदिवासी समाज को नीचे दिखाने का काम किया। आज लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी मंत्री ने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का सर झुक रहा है और जो समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो परंपरा और संस्कृति रही है, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया है। और एक आदिवासी विधायक होने के नाते हम पूरे प्रदेश के अंदर एक मुहिम चलाएंगे कि हमारे समाज में 12.5 जात होती है, कुछ से हमारी रोटी चलती है, कुछ से बेटी चलती है। तो जो रोटी खिलाते हैं उनके यहाँ ना कोई रोटी खाने जाएगा समाज का आदमी, और ना उनके उनको कभी रोटी के लिए बुलाएगा, और ना बेटी देगा और ना बेटी लेगा। ऐसा सामाजिक बहिष्कार भी हम विजय शाह के लिए जागरूकता लाएंगे कि समाज के लोग इनका बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें और रोटी बेटी का नाता तोड़े। ये एक आदिवासी समाज के अंदर ये आक्रोश है। इकॉनमी को बूस्ट देने में एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बड़ी भूमिका है। एफडीआई को बढ़ावा देने में सरकार की उदारवादी नीति का बड़ा योगदान रहा है। आप देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए काफी उदार रवैया अपनाया है। कई सेक्टर्स को विदेशी निवेश के लिए खोला गया है, तो कई सेक्टर्स में पूरे 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। डेलॉइट इंडिया के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अप्रैल से दिसंबर के बीच देश में आने वाले विदेशी निवेश में 27% की बढ़ोतरी हुई। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एफडीआई $32 बिलियन था, जो 2024-2025 में बढ़कर $40.57 बिलियन हो गया। फार्मा, ऑटो और पर्यटन एफडीआई के लिए पसंदीदा सेक्टर्स रहे हैं। इन सेक्टर में रोजगार, निर्यात और इनोवेशन भी बढ़ा है। सरकार ने ज्यादातर सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। इनमें प्रमुख सेक्टर हैं बीमा, पर्यटन निर्माण, अस्पताल, मेडिकल उपकरण। पर्यटन क्षेत्र में होटल निर्माण के लिए 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। सरकार ने कई देशों के साथ व्यापार समझौता किया है, जिसमें टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोधों को दूर करने पर सहमति बनी है। डेलॉइट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में उदारवादी एफडीआई नीतियों का असर है कि लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और शहरी विकास के क्षेत्र में निवेश के लिए काफी अवसर बन रहे हैं।